बीवी बच्चे उसको भी देखना होता, उसकी जिम्मेवारी है। तो मेरा भी इकलौता लड़का था जो बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ रहा था, इन्होंने अचानक उसकी हत्या करा दी। जब उसकी हत्या कराने के बाद मैंने इस मोदी सरकार को चैलेंज किया था कि ठीक है, अगर भी तुम में इतनी ही ताकत है तो मेरे परिवार से क्यों लड़ रहे हो, मैं आपके सामने आओ, मेरे सामने मुकाबला करिए। और वही चैलेंज करके मैं बनारस में जब चुनाव लड़ने आया, पहले मैंने निर्दलीय फार्म भरा, फिर उसके बाद तमाम पार्टियों से मुझे समर्थन दिया और लास्ट समय में समाजवादी पार्टी से मैं प्रत्याशी रहा लोकसभा में। और जो आज हमारी देश की सत्ता पे बैठे हैं, एक डरपोक प्रधानमंत्री कहूंगा जो एक छोटे से सिपाही से डर के भाग गया और उन्होंने मेरा पर्चा खारिज कराया। मैं तो उसी दिन मानता हूं कि ये हार गए थे मुझसे, वरना एक आम सिपाही और एक इतने जो कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े ताकतवर हैं, इतने ताकतवर थे कि चुनाव लड़ना था चाहे मुझे 4 वोट मिले, इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन उनमें ताकत थी, क्योंकि लड़ाई वहां पर जो ये चौकीदार बन के फिरते थे, तो असली और नकली की लड़ाई हो गई थी कि असली चौकीदार देश का कौन है और नकली कौन है, यही ट्रेंड चला था। तो उससे घबरा के उन्होंने मेरा पर्चा खारिज किया। उसके बाद से लगातार इस मुहिम को हम चला रहे हैं। जैसे माननीय विधायक जी ने किसान बिल के बारे में बताया, शायद आप लोग इतना नहीं जानते हो उसके बारे में, जिसके प्रमाण शायद आप लोगों को नहीं पता है। अब पूरी सभा में मैं 1-2 सवाल जब आपसे पूछूंगा, आप ताज्जुब कर जाओगे कि आपके पीठ के पीछे हो क्या रहा है। आपके गांव-गांव में आप जो पशुपालन किया हुआ है घर में, आपके चाहे बकरी हो, गाय हो, बछड़ा हो, भैंस हो, उनके कान में एक बाली लगाया गया। कोई व्यक्ति बता सकता है पूरी भरी सभा में कि वो क्यों लगाया गया? वो इस किसान बिल के कानून में है जो हमने पढ़ा है, शायद कोई नहीं जानता होगा इसे, क्योंकि ये बड़े धूर्त और शातिर सरकार है, सच्चाई को छुपाने के लिए एजेंडे दूसरे सामने लेके आती है। सच्चाई क्या है कि आपके व्यापार से आपके पशु को जोड़ा गया है, उसकी कीमत आंकी गई, आपको वो भी नहीं पता होगा कि आप उसकी कीमत क्या आंकी गई है। जो कर्मचारी वो बाली लगाने आया उसको भी जब सवाल पूछोगे क्यों लगा रहे हो, उसे भी नहीं पता कि क्यों लगाया जा रहा है, लेकिन उसने काउंट किया और भारत सरकार को जमा कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है, अभी आपने 1 हफ्ते पहले एक न्यूज सुना होगा कि आप मार्केट के अंदर कोई भी खुला प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, खाद्यान्न पदार्थ बिक्री नहीं कर सकते, जिसके अंदर वही कानून आता है कि जो हम गांव घर के जो लोग हैं, पिछड़े जो लोग हैं, ओबीसी, SC, ST, हमारा जो एक धंधा है, व्यवसाय है, वो सबसे बड़ा है। हमारा सबसे बड़ा धन पशुधन होता है, उसको व्यवसाय से जोड़ के और आपके उस रोजगार को बंद करना, ये उसी किसान बिल के अंदर सम्मिलित है, जो कि कानून बन चुका है। अगर भी आप निरंतर विरोध नहीं करोगे तो बहुत दिनों के बाद अप्लीमेंट में जो कानून बन गया अप्लीमेंट में भी आएगा। ये जागरूकता का अभाव है। आपके घर के ऊपर, आपके पशु के नाम के ऊपर, घर के ऊपर कमर्शियल मीटर लगा दिया जाएगा और उसको व्यवसाय से जोड़ दिया जाएगा। अब अगर भी आपके नजदीक बाजार है तो आप 2 भैंस या गाय पाल के जो दूध बिक्री कर रहे हो, आप दूध बिक्री नहीं कर सकते। अगर भी आप दूध बिक्री करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, अन्यथा पैकिंग में जब आप देखो तो वही औने पौने दाम में बड़े व्यापारियों के द्वारा खरीदा जाएगा। तो ये किसान आंदोलन से हमने वहां पिछले 9 महीने से रोडों पर बैठ के ये चीजें सीखी हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार से आपको आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। आप हमारे क्षेत्र में, मैं खुद कहता हूं कि हमारे क्षेत्र का BA पास और बिहार का 5वीं पास एक बराबर है राजनीति से समझ के। मेरी सच्चाई है, क्योंकि आप धरातल पे, जमीन पे काम करते हो और वहां कागज पे और जमीन में बहुत डिफरेंस है। और दिल्ली के चारों तरफ कुछ इंडस्ट्री की वजह से डेवलप हो गया, बगैर मेहनत की इनकम है। बहुत से लोग जाते होंगे गुड़गांव, फरीदाबाद, देखा भी होगा कि मेहनत कम इनकम ज्यादा। लेकिन यहाँ तो क्या है, खदान से बालू निकाल निकाल के कंधा छिड़ गया तब जाके यहाँ तक पहुंचे हो आप लोग। तो धरातल पे जो मेहनत किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो ये हिटलर शाही सरकार है, तो होना चाहिए इस चीज के ऊपर। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर भी किसी की भी नजर है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, ममता हो या समाजवादी पार्टी हो,
लेकिन मुखर रूप से अगर भी कोई लड़ने वाला है तो माननीय लालू जी हैं, अन्यथा कहीं भी वो लोग सब झुके हैं कहीं ना कहीं, लेकिन माननीय लालू जी हैं जो मुखर रूप से लड़े हैं अब तक और लड़ते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है। मैं किसी पार्टी पक्ष में नहीं हूं, आप ये मत समझिए, मैं पार्टी का पक्ष नहीं करता, मैं व्यक्ति विशेष का पक्ष करता हूं। जो वाक्य में है, जिन लोगों ने क्रांति की, हमें उनका पक्ष लेना भी चाहिए। अब एक युवा चेहरे आपके सामने तेजस्वी हैं, शायद किसी भी प्रदेश में विपक्ष का कोई नेता इतनी मेहनत करे तो आज मुख्यमंत्री बन सकता है। उन्होंने जो मेहनत की अकेले, पीछे कोई बैकसपोर्ट नहीं है, पिताजी इनके जेल में हैं, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटे और इनसे लड़े। सरकार के पास सारी व्यवस्थाएं थी, पुलिस प्रशासन उनका है, पैसा उनका है, सब कुछ उनका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़े। और आज भी उनके पास वो ताकत है कि बीजेपी को कोई भरोसा नहीं कि हमारी सरकार कब गिर जाएगी। ये सत्य है। आज भी उनको खतरा है इस बात का कि हमारी सरकार कभी भी गिर सकती है। ये आप लोगों की वजह से। लेकिन कहते हैं जब राजा का मतलब मोदी, हम जब राज में आया, हमें जागरूक होना पड़ेगा। अगर भी हमने अपनी नस्लों को बचाना है तो जब तक पूरे हिंदुस्तान को इस बीजेपी सरकार को उखाड़ के नहीं फेंक दे, अपनी नस्ल को हम नहीं बचा सकते। ये नहीं है कि मैं बीजेपी के खिलाफ इसलिए कह रहा हूं, ये सत्य है। जो हमें सबसे बड़ा रोजगार देता था, रेलवे, सब जानते हो बिक्री हुआ। फर्ज और मेरा दायित्व बनता है कि सबसे पहले मैं अपनी समाज को बदलूं, उसके बाद देश को बदलूंगा। जब मैं अपनी जात को बदल लूंगा तो देश अपने आप बदल जाएगा, जगत भी अपने आप बदल जाएगा। हर व्यक्ति, हर समाज इस पे जागरूक हो तो वो दिन दूर नहीं, देश भी बदल जाएगा और पूरा जगत भी बदल जाएगा। तो हमारी एक बहुत पुरानी मांग है, जिसने सुना होगा आपने, अहीर रेजिमेंट। बड़ा सोचने का विषय है। आप दूसरे विश्व युद्ध को देख लीजिए, सबसे ज्यादा शहादत दूसरे विश्व युद्ध में भी अहीरों की रही है। आईएनए जो बनाई थी नेताजी ने, उसके अंदर भी सबसे बड़ी संख्या अहीरों की रही है। हाजी पीर के आप किस्से सुनते हो कि चढ़ गए हीर हाजी पीर, आप सब जानते हो। उसके बाद रेजांगला के अंदर चाइना की तरफ से बताया गया, भारत सरकार ने बाद में माना, चाइना की तरफ से अहीरों की, वो वीर अहीरों की गाथा चाइना ने सुनाई, जो दुश्मन देश था। उसके बाद वहां अहीर धाम कोई है तो अहीर के नाम पे धाम बना। कारगिल के युद्ध में देख लीजिए, अक्षरधाम देख लीजिए। और आज भी आए दिन, शायद कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जो हमारे समाज का व्यक्ति शहीद ना होता हो। लेकिन दुर्भाग्य, जब 15 अगस्त और 26 जनवरी पे, परेड तो 26 जनवरी को होती है, जो मेडल 15 अगस्त को मिलते हैं, जब हमारा कहीं नाम ना हो तो दुख और दर्द होता है कि लड़े हम, शहादत हम दे, देश को हम बचाएं, और कंधे पे कोई नाम और ले जाए। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि नहीं हमारे शर्म की। मैं उस समाज का होने के नाते मुझे भी ये महसूस होता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी रेजिमेंट नहीं बनी, बाकी रेजिमेंट हैं। तो हमारी सरकार से 50 सालों से मांग है कि हमारे अहीर रेजिमेंट का भी गठन किया जाए। अब सरकार इस बात पे तर्क देती है कि नहीं, जाति के नाम पे रेजिमेंट नहीं होती है। कोई भी सरकार का नुमाइंदा, मैं बिहार की भोजपुर की धरती से चैलेंज करता हूं माननीय मोदी जी, आपका सरकार का कोई भी नुमाइंदा फौजी तेज बहादुर से आके कागज ले ले, आप ये कहते हो कि जाति के नाम पे भर्ती, मैं आपको कागज देता हूं, तमाम भर्तियां जाति के नाम पे होती है। जितने भी रेजिमेंट है उसके अंदर आप जाके देख लीजिए, 75% कोटा होता है, 25% अदर कास्ट को लिया जाता है। यहां तक कि भारत सरकार, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से जब मैं मिला, उन्होंने खुद इस चीज को माना कि यह सत्य है और आपके साथ धोखा हुआ, लेकिन किसी कारण से उनको जाना पड़ा, वरना ही रेजिमेंट शायद बन जाती है। अगर यदि ऐसा नहीं है, हमें संविधान ने तो समानता का अधिकार दिया है, जबकि फौज के अंदर नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी हो रहा है। अगर भी आप हमारी रेजिमेंट नहीं बना सकते तो तमाम जितनी रेजिमेंटें बने, इनका भी नाम आप भगत सिंह लिख दीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमें कोई ऐतराज नहीं। जब एक राष्ट्रपति दलित हो सकता है,
लेकिन राष्ट्रपति की गार्ड में दलित नहीं हो सकता। बताइए ये कौन सा नियम? एक राष्ट्रपति पिछड़ा हो सकता है लेकिन उसकी गार्ड में पिछड़ा नहीं हो सकता। ये आप नियम कहां से बनाए? ये रेजिमेंटें जो बनी थी उन लोगों की बनी थी, उस व्यवस्था जब थी। रेजिमेंटों का गठन सन 1943 में हुआ था। जब इसका गठन होने लगा उससे पहले हमारे जितने भी अहीर समाज के लोग थे उन्होंने आईएनए ज्वाइन कर लिया था और अंग्रेजों से बगावत कर दी थी देश के लिए। तो क्या हमने इसको देश को आजाद करा के क्या कोई गुनाह किया है? हम देश की आजादी के लिए लड़े और फिर भी नाम हमारा नहीं, इसका दर्द है। लेकिन अभी हमने सरकार को चेतावनी दी है। इसके अंदर काफी बहस भी हुआ कि प्रधानमंत्री कार्यालय कहता है कि हम चेतावनी भरा लेटर नहीं लेंगे। जब मैं उनको लेटर देने का क्यों नहीं लेंगे आप? दिन भर बहस चली। हमने सरकार से डिमांड की है कि आने वाला जो शौर्य दिवस, सबसे पहले सरकार उसे अहीर शौर्य दिवस घोषित करे। तमाम जैसे समाज के नाम से दिवस आता है और 18 नवंबर तक भारत सरकार अहीर रेजिमेंट का गठन करे या चर्चा करे या विचार विमर्श करे, जो करना आप करें। 18 नवंबर के बाद हम सरकार से मांगने नहीं आएंगे। 18 नवंबर के दिन 12 बजे के बाद आपसे छीन के लेके दिखाएंगे ये रेजिमेंट। 18 नवंबर को 12 बजे के बाद पूरा हिंदुस्तान का, उसके साथ में और भी 36 बिरादरियां होंगी और सड़कों पर होगा। जब तक अहीर रेजिमेंट नहीं मिलेगा हम घर को वापस नहीं जाएंगे। तुम हमें गोली मार देना, फांसी चढ़ा देना मंजूर है, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। तो आप सभी से भी अनुरोध है कि डेट याद रखिए 18 नवंबर, क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, और हक मेरे कौमी सरदारों मांगने से नहीं मिलता, क्योंकि आजादी मांगने से नहीं मिली, छीन के ली थी। तो हक को छीनना पड़ता है और 18 नवंबर को छीन के दिखाएंगे और लेके भी दिखाएंगे। आप सभी का साथ और सहयोग से। दूसरा एक मुहिम चला हुआ है जातिगत जनगणना। हालांकि पिछली जनगणना के अंदर जातियों की जनगणना हुई थी, आप सब जानते हैं, लेकिन उनके आंकड़े जो है उजागर नहीं हुए। 18 नवंबर तक अहीर रेजिमेंट यदि भारत सरकार नहीं बनाती है तो फौजी वीर बहादुर तेज बहादुर यादव वो भारत सरकार से कहेंगे कि या तो मुझे गोली मार दो या हमारे रेजिमेंट को बना दो। ये विभिन्न तर्कों के साथ वीर बहादुर यादव जी अपने विचारों को कोल्हामपुर भोजपुर जिला के बरहरा में ये रख रहे हैं। कभी बार डॉक्टर जख्मीकांत निराला जी के प्रथम पुण्यतिथि दिवस पर आपके समक्ष मैं हूँ रमाशंकर राय। जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत।